Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे आप सब लोग? आई होप एंड विश कि सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी जो भी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बहुत बेहतरीन तरीके से वो चल रही होंगी। फाइनली आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो पेट एग्ज़ाम है यानी कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की हम बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी सारी क्वेरीज हैं जो इस रिगार्डिंग आ रही है। हालांकि मैंने काफ़ी सारी क्वेरीज पहले भी जो पेट के रिगार्डिंग कैंडिडेट्स की है वो क्लियर की है, बट ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे रिसीव हुए हैं और मैंने ट्राई किया कि इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कवर कर पाएँ ताकि आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो मैं मिटा पाऊँ और आप लोग अपनी प्रिपरेशंस जो हैं पीएचडी को लेकर, स्पेशली राजस्थान यूनिवर्सिटी के पीएचडी को लेकर बहुत अच्छे से कर पाएँ। और अगर हम करंट की बात करें तो जेएनयू जोधपुर यहाँ पर पीएचडी के एडमिशन्स हो रहे हैं और फॉर्म्स अभी रनिंग है। तो जो कैंडिडेट्स रिस्क नहीं लेना चाहते और ज़्यादा लॉन्ग वेट नहीं करना चाहते या फिर जोधपुर जेएनयू से वो लोग क्या करना चाहते हैं अपनी पीएचडी, तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड एक बात ये थी कि आप लोग काफ़ी टाइम से फीस की पूछते थे, तो गाइज राजस्थान यूनिवर्सिटी और जेएनयू कंपैरेटिवली जो जेएनयू की फ़ीस है वो कम है, ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें तो जेएनयू का जो नोटिफिकेशन है, सीट मैट्रिक्स है, जेएनयू से रिलेटेड जो एफएक्यूज हैं और जेएनयू का जो आपका पीएचडी एंट्रेंस है उसका प्रीवियस ईयर पेपर एंड सिलेबस मैंने बहुत अच्छे से जस्ट प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है एंड डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स अवेलेबल हैं, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस की। तो गाइस सबसे पहले जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल आपके लिए पीएचडी एंट्रेंसेस राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं उनके और जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए, इसके अलावा सेट एग्जामिनेशन, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा काम में आपके आने वाला है सारी अपडेट्स। इसके अलावा कॉमर्स के टॉपिक और राजस्थान जीके के टॉपिक, साथ ही साथ नेट का जो पेपर 1 है उसके टॉपिक्स की हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो चैनल आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, तो आप सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं जो आपके क्वेश्चंस थे और क्वेश्चंस मुझे मिले कैसे थे। तो एज यू नो कि कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू और कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर भी मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे थे, उन सबके आंसर्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। ध्यान रखिएगा, इस बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने ऑलरेडी, मेरी प्रीवियस वीडियो है पीएचडी रिलेटेड टू राजस्थान यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक, वहाँ पर मैंने अप्रॉक्स 20+ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो आप वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। और कुछ 17 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं ताकि आपके जितने भी इशूज़ हैं मैं सारे क्लियर कर पाऊँ और कन्फ्यूज़न दूर रहता है, तो कैंडिडेट बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाता है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ है वो काफ़ी सारे मेरे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के मैसेज आ रहे हैं कि मैम जो ड्यूरिंग अगर हमारा कोर्स वर्क है तो हम ऑब्वियसली बात है वहाँ पर 6 मंथ्स का ऑफ लेंगे, और इफ़ वी आर गेटिंग जेआरएफ यानी कि अगर हम जेआरएफ कैंडिडेट हैं तो क्या हमें जेआरएफ मिलेगा या नहीं। तो गाइज़ मैंने पहले भी बताया था और अभी भी वापस बता रही हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरह का फेलोशिप अमाउंट नहीं मिलता, ड्यूरिंग कोर्स वर्क भी उन्हें कोई अमाउंट नहीं मिलेगा। ये लोग आप ध्यान रखिएगा, ये बात एकदम क्लियर है, क्योंकि जब हम पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तब आपको एनओसी सबमिट करनी होती है, वहाँ पर पता चल जाता है कि आप एक अर्निंग पर्सन है, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तब वो आपको वहाँ पर फेलोशिप के लिए अलाउ नहीं करते। वो क्या यूजीसी के से भी क्या है, हमारे पास गाइडलाइंस है कि आप 2 जगह से अर्न नहीं कर सकते, एंड गवर्नमेंट में रहकर तो बिल्कुल भी आप यहाँ पर जेआरएफ को उठा नहीं सकते। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट फीस स्ट्रक्चर। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि मैम राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर हम फीस की बात करें तो कितना खर्चा हो जाता है। तो गाइस देखिए 3 साल तो मिनिमम आपका ड्यूरेशन होता ही है कोर्स वर्क का, समथिंग 20,000 जो आपकी 3 साल जो आपका है वो पीएचडी का मिनिमम हमारे पास टाइम पीरियड है, और इसके अलावा 6 मंथ का आपका कोर्स वर्क होता है। अगर हम बात करें तो 20,000 के आसपास तो हमारा कोर्स वर्क में लग जाता है, और फिर 3 साल की ट्यूशन फ़ी और एक्सेट्रा फीस जो होती हैं। इसके अलावा थीसिस सबमिशन फ़ीस, सिनॉप्सिस सबमिशन फ़ीस और काफ़ी सारी छोटी मोटी फीसेस चलती रहती हैं। तो अप्रॉक्स आप ये मान के चलें कि 1 लाख के आसपास तो आपका मिनिमम होगा ही होगा खर्चा। और इसके अलावा जैसे कि हर साल थोड़ा बहुत फीस स्ट्रक्चर में चेंज आता है, तो इसके प्लस ही जा सकता है, बट इसके माइनस में तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं जाएगा। बट फिर भी अगर हम एक एस्टिमेट लें कि अगर पूरा अपना जो पीएचडी का काम है वो कम्प्लीटली आप कर रहे हैं और इसके अलावा थीसिस की जो प्रिंटिंग्स वगैरह होती है उन सबका खर्चा वगैरह मिला के ईजिली गाइस 1 लाख रुपए के आसपास आ ही जाता है। नेक्स्ट है आपके पास सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आ रहे हैं। हाँ, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था
कि मैम आप हमें ये बताएं कि सेट एग्ज़ाम भी आने वाला है, नेट एग्ज़ाम भी आने वाला है और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आने वाली है। अगर हम पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं तो क्या हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी, हम बहुत ज़्यादा इंडल्ज तो नहीं हो जाएंगे या फिर कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए? क्योंकि ऑब्वियसली बात है पीएचडी के एडमिशन तो होते रहते हैं रेगुलर 1 ईयर करके, बट जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है वो बहुत एक लॉन्ग टाइम बाद आएगी। अगर जो हमारा नेक्स्ट हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में आने वाली है, इसके बाद तो एक टाइम लेकर ही वो आएगी। तो गाइज देखिए, इसका कुछ ऐसे है कि जो साइंस की कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनको यूनिवर्सिटी रेगुलर बुलाती है। बाकी जो ह्यूमैनिटीज़ यानी कि कॉमर्स और आर्ट्स के कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ ही डिपार्टमेंट्स रेगुलर बुलाते हैं, बाकी डिपार्टमेंट रेगुलर नहीं बुलाते। केवल कोर्स वर्क में आपको जाना होता है और कोर्स वर्क में भी बहुत ज़्यादा जाना नहीं होता। तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आराम से अपने जो प्रिपरेशंस है उसको पूरी कर सकते हैं, चाहे वो सेट की हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो। क्योंकि देखिए गाइस, जिस सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर देने वाले हैं उसी में आप अपना सेट देंगे, उसी में आप अपना नेट देंगे और उसी में आप अपना पीएचडी एंट्रेंस देंगे। तो प्रिपरेशन तो हमारी यहीं पर हो रही है। अब अगर हमारा एडमिशन हो भी जाता है तो हम कितने इंडल्ज होंगे? तो केवल कोर्स वर्क में हमें जाना रहेगा, खासकर जो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, और उसमें भी 2-3 घंटे की क्लासेस होती हैं, ज़्यादा क्लासेस होती नहीं है। वहाँ पर भी हमें कुछ नया जानने को मिलता है। तो ऐसा आप माइंडसेट निकाल दीजिए कि अगर हमने पीएचडी में एडमिशन ले लिया तो हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट नेट की एक प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। आप लोग इजीली अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं, बस टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ रह जाती है। अगर आप कंप्लीटली, हम कह सकते हैं, फ्री माइंड के कैंडिडेट हैं और टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, तब हल्का सा इशू आ सकता है आपको, अदरवाइज तो कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि हमें 3 साल में मिनिमम पीएचडी करके देनी होती है, जबकि ये जो सारे एग्जाम है वो 2023 में ही क्या है आपके आने वाले और होने वाले हैं। तो हम अगर 6-7 महीने पीएचडी का कोई वर्क नहीं भी करेंगे ना गाइज, तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं करेगा इस बात का। बस केवल कोर्स वर्क के बाद आपको एक सिनॉप्सिस सबमिट करनी होती है, उसमें थोड़ा बहुत वर्क करना होता है। अदरवाइज जो पीएचडी का वर्क है वो आप 7-8-10 महीने बाद भी स्टार्ट करेंगे तो कुछ नहीं जाने वाला। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन कैसे करें। तो गाइज मैंने पूरा कंप्लीट पेपर पैटर्न आपको बताया है, कितने मार्क्स का पेपर होगा, क्या उसकी ड्यूरेशन होगी, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने ये भी बताया है पेपर 1 के लिए, तो स्पेशली मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर भी चैनल पर डाल रखा है 2018 वाला। इसके अलावा BADM बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मैंने पेपर डाल रखा है यूट्यूब पर ही। आप वहाँ पर चैनल में जो प्लेलिस्ट है मेरी रैट वाली, यानी कि रैट पीएचडी एंट्रेंस, इसमें जाकर देखें तो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। फिर भी मैं बता दूं प्रिपरेशन कैसे करें। तो अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक की तो हर किसी कैंडिडेट को नॉलेज होती है, और जो यूनिवर्सिटी में बुक्स चल रही हैं उनको आप प्रेफर करें। और पेपर 1 के लिए, क्योंकि अब पेपर 1 जो है वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस सबके लिए सेम होता है, तो आप इसको ध्यान रखें थोड़ा सा। पेपर 1 के लिए आप अरिहंत, मदान, प्रतियोगिता साहित्य, ये सब बुक्स प्रेफर कर सकते हैं। और आपको अच्छे से जाना है कि इंडिविजुअल यूनिट कैसे कवर होगी, तो फिर आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा जो प्लेलिस्ट में है, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करवा दिया है। और गाइस आप लोग वीडियो पूरा देखें, क्योंकि हम लोग बहुत बार होता है वीडियो पूरा देखते नहीं है, और जो बात मैंने वीडियो में कही है वही आप कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं, या फिर वही चीज़ें आप व्हाट्सएप पर पूछ रहे होते हैं। इसके अलावा गाइस मैं बता दूं, आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं पीडीएफ्स वगैरह के लिए। जब मैंने प्रिपरेशन की बात करी है तो वहाँ पर मैंने KVS मदान का जो इंग्लिश वर्जन है उसकी PDF वहाँ पर पोस्ट कर रखी है। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से ले सकता है। और उसके अलावा बहुत सारी PDFs वगैरह के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे मैम नोटिफिकेशन आने के बाद स्टार्ट करें या पहले कर दें। तो देखिए गाइज, ये तो वही वाली चीज़ हो गई कि अगर युद्ध के लिए सैनिक बिल्कुल हमारे क्या हैं, सीमा पर आके खड़े हो गए, उसके बाद आप युद्ध की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बेवकूफ़ हैं। बहुत जनरल सी बात है, क्योंकि कंपटीशन आपको भी पता है, ऐसा तो है नहीं ना कि 10 सीट है और 10 सीट पे केवल 10 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 9 लोग अप्लाई कर रहे हैं। 10 सीट पे 500, 700, 1000 लोग तक अप्लाई करते हैं, और कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में तो ये नंबर क्या है और भी ज़्यादा। तो ऑब्वियस सी बात है। और API जब से काउंट होने लगा है तो PhD के लिए मारा मारी है ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। इसी के साथ अभी रिसेंटली नेट GRF का रिजल्ट आया। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो GRF क्या करेंगे, इन्होंने GRF क्लियर किया है और वो एडमिशन लेंगे ही लेंगे। इसके अलावा प्रीवियस बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका GRF चल रहा है, तो आप इसका भी ध्यान रखें। तो प्रिपरेशन तो गाइस स्टार्ट कर दीजिए। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको मैक्सिमम 1 मंथ मिलेगा, या फिर आपका बहुत कोई लक अच्छा है और यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो आप ज़्यादा इसको लॉन्ग खींच सकते हैं। अदरवाइज एक से ज़्यादा 30 to 40 और 45 डेज तो मैक्सिमम है। और आप समझ सकते हैं कि इतने कंपटीशन के दौर में 45 डेज़ में आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे हम किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लें, सबकी कट ऑफ्स हाई रहती है। और रिमेनिंग जो मैटर करता है वो मैटर करता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है।
मैंने नंबर ऑफ़ सीट्स भी आपको बताई है 18 डिपार्टमेंट के अप्रॉक्स, तो जो मिनिमम सीट उस डिपार्टमेंट में आने वाली है उनका मैंने जिक्र किया है, वो भी प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कॉमर्स में मैं एक अप्रॉक्स आइडिया बता दूँ गाइस, तो EFM में कुछ 20 के प्लस सीट्स आएंगी, ABST में हम बात करें तो 30 प्लस सीट्स हैं, और अगर हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 40 प्लस सीट है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कुछ कैंडिडेट जो MCOM में वो कंफ्यूज है कि मैम हम कैसे प्रिपरेशन करें, ABST के हम कैंडिडेट है तो BADM में अप्लाई करें, EFM में, तो गाइज वैसे करने को तो कर सकते हैं, बट चूँकि हमें इन लास्ट क्या बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर, और वहाँ पर ऐसा होता है कि अगर वो लोग PhD को जो आपकी डिग्री है वो ये कह देते हैं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, आपका PG तो आपने कर रखा है ABST में, जबकि आपने अपना PhD कर रखा है किसमें, EFM में हम मान के चलें, तो वैसे तो जनरली प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बट इन द केस कुछ पता नहीं चलता, प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है, तो लॉसेस आपको बियर करने पड़ेंगे। तो थोड़ा मेरे राय में तो आप लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहें ताकि किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन क्रिएट हो ही नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास कि प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ मिलेंगे, मैंने पहले भी आपको बहुत अच्छे से बताई है ये चीज़ कि प्रीवियस ईयर पेपर के लिए गाइस मार्केट में तो ये बिल्कुल नहीं मिलने वाले, अगर आपके कोई सीनियर है, कोई नोन है तो फिर भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बता दूं, पेपर 1 के 7 पेपर्स मेरे पास अवेलेबल है, बट गाइज ये पेपर्स जो हैं वो पेड हैं, तो आपको अगर ये पेपर लेने हैं तो हम मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और कॉमर्स के कैंडिडेट्स के लिए मैं बता दूं कि मेरे पास सब्जेक्ट के भी पेपर है, EFM, ABST और BADM। EFM के मेरे पास 3 प्रीवियस ईयर पेपर हैं और ABST के 6 प्रीवियस ईयर पेपर हैं, बिजनेस एड के 5 प्रीवियस ईयर पेपर हैं, तो आप ये चाहें तो ये भी पेड है, ले सकते हैं। इसके अलावा गाइज मेरे पास और कोई साइंस का या फिर आर्ट्स का प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पेपर लेवल, तो गाइस पेपर लेवल तो अच्छा ही आता है, हम ये नहीं कह सकते कि पेपर लेवल बहुत पुअर होता है, पेपर लेवल सब में अच्छा रहता है। सीट मैट्रिक्स की मैंने बात कर दी, नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा तो हम इंडिविजुअल किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स है ऑफिशियली बात नहीं कर सकते, बट हाँ जो मैंने 18 डिपार्टमेंट के लिए बताया आपको वो नई सीट्स अप्रूव हुई है, तो मिनिमम उतनी सीट्स तो निकलेंगी ही निकलेंगी, उसके प्लस में ही निकलेंगी, वो बात अलग है। उन 18 सब्जेक्ट्स के अलावा गाइज वहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स का जिक्र नहीं है, तो आप ये मत समझिए कि उनमें सीट्स नहीं निकलेगी, उसका ये मतलब है कि वहाँ पर कुछ सीट्स तो हमारी परमानेंटली क्या है नई अप्रूव हुई है उन डिपार्टमेंट्स में जिसमें गाइड्स क्या हैं नए हैं, और उसके अलावा सभी डिपार्टमेंट्स में मोस्ट प्रोबेबली सीट्स निकलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि उन 18 डिपार्टमेंट में निकल जो मैंने बताया वही निकलेंगी, नहीं, बाकी में भी निकलेंगी, वो हमें नोटिफिकेशन के थ्रू मालूम चलेगा। और PhD स्टूडेंट्स के लिए गाइस हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल राजस्थान यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है आराम से, और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है। काफ़ी कैंडिडेट्स ने पूछा था कि मैम अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो हॉस्टल, जी बिल्कुल आपको हॉस्टल मिल जाएगा। कोर्स वर्क ड्यूरेशन, हाउ मैनी डेज यू हैव टू गो रेगुलर। फिर कैंडिडेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम कोर्स वर्क की ड्यूरेशन देखो ऑफिशियली तो 6 मंथ्स होता है, बट डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये डिफर करता है, और रेगुलर कितना जाना होता है, तो एटलीस्ट गाइज मिनिमम आपको 20-30 डेज तो जाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ पर थोड़ा बहुत अपनी जानकारी बनाएंगे। इसके अलावा अगर आपको बहुत कोई इंपॉर्टेंट काम है आप बिल्कुल नहीं जा सकते, तो वहाँ पे प्रोफेसर वगैरह से थोड़ा अपना लिंक क्रिएट करके आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत डिपार्टमेंट और उनके HODs का रोल रहता है कि वो कितने स्ट्रिक्ट और कितने लिबरल है। नेक्स्ट है विदाउट नेट PhD कर सकते हैं गाइज, अभी तो मौका है कि आप विदाउट नेट इजीली PhD कर सकते हैं, चाहे JNVU हो, चाहे MLSU हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गाइस। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अभी नेट ज़रूरी नहीं है, आप लोग PhD में एडमिशन लीजिए, बस आपको एंट्रेंस में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि नेट JRF वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है, और कितना मिलता है कितना नहीं उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को फॉलो करें। नेक्स्ट है हमारे पास कैन हाउसवाइफ डू PhD, तो 2-3 फीमेल कैंडिडेट्स ने मुझसे ये बात पूछी थी कि मैम बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है घर पे, तो क्या हम PhD को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एज़ यूजुअल गाइस बहुत ईजी सी बात है, टाइम मैनेजमेंट अगर आपका प्रॉपर है ना तो यू कैन डू एनीथिंग, तो ये तो PhD है आप आराम से कर सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं आएगा। डज मार्क्स ऑफ रनिंग PhD इंक्लूड्स इन API, चूँकि अब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा हो रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो लोग API स्कोर को क्या कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन था मतलब कैंडिडेट्स का कि PhD अगर हमारी रेगुलर है तो जो 25 या 30 मार्क्स हैं वो हमारे वैलिड होंगे नहीं, जब तक आपके हाथ में डिग्री नहीं आएगी तब तक PhD के मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे। अगर आपका करंट API 50 है और PhD में एडमिशन लेते हैं तो जस्ट लेते ही 75 नहीं हो जाएगा गाइज, टाइम लगेगा, जब आपकी PhD सबमिट होगी तभी आपको नंबर मिलेंगे। व्हेन द नोटिफिकेशन विल रिलीज, मेन बात इसके लिए आप लोगों ने तब पूरा वीडियो देखा तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो यही था कि नवंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए था, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कमेटी है वो बन चुकी है,
डिपार्टमेंट से सीट्स मांगी जा चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली जो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ हैं वो होनी बाकी है। तो हम कह सकते हैं गाइस दिसंबर में एनी हाउ आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। अब कुछ अनफॉर्चुनेट होता है तो वो तो मेरे हाथ में भी नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हो कि इन द केस अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप लोग कह रहे हैं मैम आपने तो झूठ बोला। तो गाइस देखिए, यूनिवर्सिटी है वो कुछ भी कर सकती है, बट जो हमारे अजम्पशंस हैं और जो कुछ लिंक्स के थ्रू मालूम करने की कोशिश की गई है वो यही है कि दिसंबर में 15 दिसंबर के बाद नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। अब इसकी प्रोसेस की बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन आने के कुछ 15 दिन तक फॉर्म्स भरवाए जाएंगे। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, कुछ 20-30 डेज़ के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये हम मान के चलते हैं 45 डेज़ मिड ऑफ द फरवरी आ जाती है, और इसके बाद कुछ मार्च तक आपके एडमिशन्स होंगे और मार्च लास्ट या फिर अप्रैल में आपका कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा। अब इस बीच में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैम हमारा JRF लैप्स हो रहा है। तो गाइस ये बात ध्यान रखिए, जिस दिन कोर्स वर्क का आपका पहला दिन होता है ना, JRF की काउंटिंग उस दिन से होती है। अगर उसके एक दिन पहले भी आपका JRF क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, तो आपको JRF नहीं मिलेगा। ये बात आप एकदम क्रिस्टल माइंड में क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपका JRF जो है वो क्या हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, तो फिर आप किसी भी प्रेस्टीजियस या फिर नॉर्मल सी, अगर आपको केवल JRF के लिए काम करना है तो आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी क्या कर सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि कितना भी हो बट इतनी मतलब कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ को छोड़कर फीसेस नॉर्मली 2-4 लाख रहती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 7-7, 8-8 लाख तक PhD फीस देती हैं। तो वो आप थोड़ा सा रिसर्च करके वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर If a JRF candidate change university during PhD, then they can start a fresh fellowship. किसी कैंडिडेट की PhD किसी यूनिवर्सिटी से चल रही है एंड सडनली उनका एडमिशन किसी बेटर यूनिवर्सिटी में हो जाता है, तो क्या वो अपनी फ्रेश PhD फेलोशिप स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस फेलोशिप अगर एक बार आपने चालू कर ली है तो वो वापस फ्रेश मोड में स्टार्ट नहीं हो सकती। एंड यूनिवर्सिटी पहली बार तो चेंज करना इतना ईजी होता नहीं है, आपको वहाँ पर फ्रेश एडमिशन दिखाना होगा और फिर वो फेलोशिप के डॉक्यूमेंट्स आपके एक बार जा चुके तो आप उसको वापस क्लेम बेसिकली नहीं कर सकते। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट NF OBC, NF SC और NF ST। यहाँ पर हम बात कर लें तो ये होती है जो कैंडिडेट्स इस कैटेगरी में OBC, SC और ST में कुछ मार्क्स से JRF होल्ड करने से रह जाते हैं, उनके लिए अलग से लिस्ट निकलती है। OBC, SC और ST वाली इनको नेशनल फेलोशिप्स मिलती हैं। अमाउंट JRF के आसपास ही होता है। और ये लिस्ट कब आती है गाइस, तो ये लिस्ट कम से कम 1 and 2 मंथ्स में आएगी। तो आप इसका ध्यान रखें, थोड़ा सा वेट करें। और फिर जिन भी कैंडिडेट्स को ये होती है, हालांकि ये बात ध्यान रखिएगा इसके कुछ एडिशनल आपको बोनस मार्क्स नहीं मिलते एडमिशन में, वहाँ मिलते हैं केवल नेट और JRF के। तो आप लोग उसका ध्यान रखें। आई होप एंड विश की वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो गाइज आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एंड जो ट्रस्ट आप दिखा रहे हैं चैनल पर उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है बाकी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। और कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट क्वेरी है, कुछ पर्सनल क्वेरी आपको लगती है कि मैम हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हम ये नहीं कर सकते या फिर हम करें तो कैसे करें, तो आप उसको क्या करें, व्हाट्सएप पे पूछें। अदरवाइज अगर जनरल क्वेरी है तो गाइस आप उसको कमेंट सेक्शन तक ही रखें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आई होप एंड विश की नोटिफिकेशन जल्दी जारी हो जाए ताकि जो लोग वेट कर रहे हैं एडमिशन्स का उनके एडमिशन्स जल्दी हों। सो गुड लक फॉर योर प्रिपरेशंस। अगेन गाइज आप अपनी प्रिपरेशंस करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ प्रीवियस वीडियोस आपको मिल जाएंगे PhD एंड एडमिशन टेस्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी के, तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं वो कैंडिडेट्स के लिए। और जो कैंडिडेट सिंसियर है अपने एडमिशन को लेकर वो तो मस्ट उन वीडियोज़ को देखें क्योंकि काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और JRF कैसे मिलता है, कितना अमाउंट मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिनका JRF क्लियर हुआ है वो पहले डॉक्यूमेंट्स क्या करें अपने प्रिपेयर करके रख लें। और JRF के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया है उसका लिंक, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।